19, 22, 23 में आया है प्रश्न। तो सबसे पहले हम देखेंगे संक्रमण तत्व क्या है। देखो परिचय में यहाँ से देखो कह रहा है बे तत्व मिला, कह रहा है बे तत्व। सभी लोग देखो मिला कि नहीं मिला। देखो बे तत्व जिनमें अंतिम से पहले कोष अर्थात n-1 में कोष के डी उपकोष आंशिक रूप से भरे होते हैं। डी उपकोष जानते हो? उपकोष कितने होते हैं? उपकोष जो होते हैं 4 होते हैं, एस पी डी एफ। और यहाँ पर किसकी बात हो रही है? संकरण तत्वों की। तो संकरण तत्वों का मतलब डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस और पी ब्लॉक छूट जाते हैं। संकरण तत्व सिर्फ क्या होते हैं? डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो ये कहाँ के तत्व हैं? डी ब्लॉक के हैं। ठीक है, यानी बे तत्व जिनमें अंतिम से पहले कोष अर्थात n-92 कोष के डी उपकोष आंशिक रूप से भरे होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। समझ में आया? और अगर यस ब्लॉक की बात करें तो उसमें यस ब्लॉक में होगा। ठीक है, और इन तत्वों में इलेक्ट्रॉन क्रमशः n-1 डी उपकोषों में D1 से D10, यहाँ पर जो 10 लिखा हुआ है गलत है, यहाँ पे सुधार लो। हाँ, यहाँ पे तुम लोग सुधार लो, ये 10 लिखा है, 10 नहीं। ये क्या होगा? ये होगा तुम्हारा D। ठीक है, D के ऊपर 10 होना चाहिए। हाँ, जैसे D के ऊपर 1 है उसी तरीके से D के ऊपर 10। यहाँ पर 10 के ऊपर 10 लिखा है, वो गलत है। 10 की जगह पर D बनाओ और फिर उसके ऊपर 10 लटकाओ, टांगो। समझ में आया? इन तत्वों के गुणधर्म यस तथा पी ब्लॉक तत्वों के गुणधर्मों के मध्यवर्ती होते हैं, जिस कारण इन्हें संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है। बात समझे हो? किसके बीच के गुणधर्म, मतलब मध्यवर्ती का मतलब बीच के गुण। जैसे यस और पी जो ब्लॉक के तत्व हैं उनके मध्यवर्ती गुण होते हैं। किसके? डी ब्लॉक के तत्वों के, इसीलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, बस। और अगर बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं, यानी इन ब्लॉक के अंतर्गत 10 वर्गों अर्थात वर्ग 3 और 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी इसमें जो है संक्रमण तत्वों को रखा गया है। समझ में आया? बस यहीं तक रखो। ठीक है, उसके बाद में अगली हेडिंग देखो, संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व नहीं, संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के सामान्य गुणधर्म मिला? पेज नंबर 216 पे देखो हेडिंग। ठीक है, मिल गया सभी को? इसमें क्या कह रहा है? संक्रमण तत्वों देखो, सबसे पहले क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं और संक्रमण तत्वों के अभिलक्षण लिखिए। ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। तो तुम लोगों ने समझा दिया है संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, दोबारा पढ़ लोगे और समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ पर देखें कि संक्रमण तत्वों के अभिलक्षण क्या हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या है, कह रहा है संक्रमण तत्व मुक्त एवं संयुक्त दोनों ही अवस्थाओं में पाए जाते हैं। संयुक्त अवस्था में अपने ऑक्साइडों, कार्बोनेटों, सल्फाइडों आदि में पाए जाते हैं। अब ज़रा देखो इसकी बात यहाँ पर समझो, ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि मुक्त अवस्थाओं और संयुक्त। मुक्त अवस्था किसे कहते हैं? जैसे फ्री। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो फ्री नहीं होते हैं। ऑक्सीजन कैसा है? फ्री है। देखो ऑक्सीजन वायु में भी है। और अगर देखा जाए कि संयुक्त किसे कहते हैं? किसी यौगिक में पाया जाता है। अगर मान लो कोई तत्व किसी यौगिक में, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बताओ जल में पाया जाता है, तो बताओ उसको मुक्त कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। संयुक्त अवस्था में, संयुक्त का अवस्था मतलब ये किसी तत्व के साथ मिलकर रहता, अकेले कभी नहीं रहता है। ठीक है, तो इन तत्वों में से सिल्वर यानी चांदी, गोल्ड यानी सोना, प्लेटिनम, ये तो जानते हो बहुमूल्य धातुएं हैं। इसका मतलब ये जो संक्रमण तत्व हैं इसमें तो बहुमूल्य धातुएं आ गई हैं। ठीक है, बहुमूल्य धातुएं हैं। जबकि आयरन, कापर
तथा टाइटेनियम आदि औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण धातुएं हैं। इन धातुओं के वाह्यतम कोश के विन्यास के साथ साथ इनकी जालक संरचना भी इनके भौतिक एवं सामान्य गुणधर्मों को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे पहला गुण तुम्हारा क्या होगा, सबसे पहला गुण देखिए क्या है, सबसे पहला गुण क्या है, धात्विक गुण। और धात्विक गुण का मतलब समझते हो क्या होता है, धात्विक गुण का मतलब ये धातुएं हैं, समझ में आया। अच्छा ये बताइए लोहा धातु है या नहीं है, ठीक है। धातुओं की भी परिभाषा होती है, धातुओं की परिभाषा क्या होती है, धातुओं की परिभाषा होती है वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, धातु कहलाती हैं, परिभाषाएं होती हैं, ठीक है। तो धातु गुण क्या है, वाह्यतम कोश में एक या दो इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण डी ब्लॉक के सभी तत्व धातु होते हैं। अब अगर बात करें, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है बहुविकल्पी, कहता है कि डी ब्लॉक के तत्व क्या हैं, ऑप्शन आएगा धातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है, इस तरीके से आएगा, तो कौन सा टिक होगा, धातु। तो इसमें डी ब्लॉक के सभी तत्व धातु होते हैं तथा धातु गुण दर्शाते हैं, ठीक है। अर्थात ये उच्च तन सामर्थ्य, तन्यता, आघात वर्धनीयता, ये समझते हो ये क्या है। देखो तन्यता क्या है, तन्यता है यानी उसको खींच करके तान देते हैं। आघात वर्धनीयता क्या है, आघात वर्धनीयता है मतलब उसको पीट पीट के इतना पीटते हैं कि उसको बढ़ा देते हैं। जैसे तुमने देखा होगा, अगर मान लो किसी धातु से कुछ निर्माण करें, तलवार बनाते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, उनको पीट पीट के ही तो बढ़ाते हैं। तो ये कौन सा गुण कहलाता है, धात्विक गुण कहलाता है कौन सा, आघात वर्धनीयता। समझ में आया। अब उससे अगला वाला देखो क्या कह रहा है, जालक संरचनाएं, मिला, जालक संरचनाएं देखो। तो जालक संरचना क्या है, मिल गया सभी को। जालक संरचनाएं में देखो जिंक, कैडमियम, मरकरी तथा मैंगनीज को छोड़कर अन्य सभी संक्रमण तत्व सामान्य ताप पर एक से अधिक प्रारूपिक संरचना दर्शाते हैं, ठीक है। और संक्रमण धातुओं के विभिन्न जालक संरचनाओं को यहाँ पर जो है बताया गया है। देखिए नीचे एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया है, नीचे एक्स्ट्रा पॉइंट है क्या है, गोल्ड जानते हो, प्लेटिनम, सिल्वर, इरिडियम, आस्मियम आदि धातुओं को इनकी बहुत कम क्रियाशीलता के कारण उत्कृष्ट धातुएं भी कहा जाता है। अगर बात करें तो इनका दूसरा नाम क्या है, उत्कृष्ट धातुएं यानी नोबेल मेटल। देखिए यहाँ पर हम लोगों को यह पहचानना है कि कौन कौन से तत्व डी ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक है। जब दोबारा इसको पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। बताओ समझ में आता है कि नहीं। उसके बाद में अगला पॉइंट तुम्हारा क्या है, अगला पॉइंट देखो, जहाँ तक पढ़ाएं उसी पर टिक लगा लेना, इससे आगे नहीं। अब देखो भौतिक गुण की बात करें, देखो भौतिक गुण क्या है, भौतिक गुण में क्या है, पहला है कठोरता। कठोरता जानते हो, जैसे मान लीजिए ये जो मेज बनी हुई है, इसके जो पाए हैं ये कठोर हैं कि नहीं हैं, कठोर, इसका है कठोर, इसका मतलब इसमें कठोरता है। तो यहाँ पर देखो कठोरता भी है और वाष्पशीलता भी है। इसके जो भौतिक गुण हैं तो उसमें क्या है, कठोरता भी है और वाष्पशीलता भी है। वाष्पशीलता मतलब वाष्प बन जाती है। देखिए ये सभी तत्व, जैसे जिंक, अब यहाँ सभी तत्वों के ब्रैकेट में देखो किताब में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देखो ये सभी तत्वों के ब्रैकेट में क्या है, जिंक है, कैडमियम है, तब मरकरी, यानी ये सभी तत्व, लेकिन किसको छोड़ करके, तीन तत्वों को छोड़ करके। कौन कौन से, जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़कर अत्यधिक कठोर। मरकरी देखा है तुम लोगों ने, पारा देखा है, तो मरकरी को ही तो पारा कहते हैं। थर्मामीटर में जो पारा भरा होता है वही मरकरी होता है। तो बताइए वो जो पारा है वो द्रव अवस्था में है या ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में है। इसीलिए केमिस्ट्री में कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो अपवाद होते हैं। तो यहाँ पर देखो हम तुम लोगों ने पारा देखा है इसलिए हमने पारा को बता दिया। जिंक भी ऐसा होता है, वो भी मुलायम होता है। इसी तरीके से कैडमियम जो होता है वो भी मुलायम होता है। तो इन तीन तत्वों को छोड़कर बाकी सब कठोर हैं। समझ में आया। बहुत कम वाष्पशील होते हैं,
जिंक, कैडमियम तथा मरकरी के N-1 उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण ये मृदु तथा अत्यधिक वाष्पशील होते हैं। इसका मतलब ये जो तीनों धातुएं हैं कैसी हैं? मृदु हैं। मृदु का मतलब मुलायम और वाष्पशील भी हैं। अगला तुम्हारा भौतिक गुण है गलनांक एवं क्वथनांक। ठीक है, गलनांक एवं क्वथनांक। तो इसमें क्या है? गलनांक जानते हो सभी लोग, हमने एक बार समझाया भी था। गलनांक किसे कहते हैं? ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई धातु या कोई भी मतलब पदार्थ हो वो गल जाता है, उसे गलनांक बोलते हैं। ठीक है, हाँ, उसे क्या बोलते हैं? गलनांक। और क्वथनांक किसे बोलते हैं? जब कोई ऐसा ताप है जिस पर कोई भी पदार्थ उबलने लगे। जैसे जल का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है। हाँ, तो क्वथनांक को गलनांक समझ गया हो। इसमें जरा देखो, धात्विक प्रकृति के कारण संक्रमण तत्वों के मध्य धात्विक बल कार्यरत होते हैं, जबकि अपूर्ण डी उपकोष की उपस्थिति के कारण इनके मध्य संयोजक बल भी कार्य करते हैं। इन दोनों प्रकार के बलों के कारण संक्रमण तत्वों के परमाणु परस्पर प्रबलता से जुड़े रहते हैं। इन बलों को तोड़ने के लिए अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिस कारण इन तत्वों के गलनांक एवं क्वथनांक यस तथा पी ब्लॉक के तत्वों की अपेक्षा उच्च होते हैं। देखो यहाँ पर तुम लोग ध्यान दो, यहाँ पर तुम लोगों को क्या मिल गया है? एक ऐसा पॉइंट मिल गया है जो बहुविकल्पी वाला है पॉइंट है। कह रहा है कि यस और पी ब्लॉक की तत्वों की अपेक्षा उच्च होते हैं। सभी लोग समझ रहे हो? यानी